राज्यपाल गुरमीत सिंह से राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने की शिष्टाचार भेंट। निकाय चुनाव संबंधी तैयारियों की दी जानकारी। बताया निर्वाचन प्रक्रिया में दी गई है डिजिटलीकरण को प्राथमिकता। कांग्रेस ने नगर निकाय प्रत्याशी की दूसरी सूची की जारी। 16 नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की लिस्ट। विकासनगर से धीरज नौटियाल, मसूरी से मंजू भंडारी पर जताया भरोसा। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास सड़क हादसा, 3 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को कराया अस्पताल में भर्ती। देहरादून में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, पकड़ा गया यूपी में वांछित बदमाश शाहनवाज। देसी तमंचा और बाइक बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर नगर निकाय चुनाव के लिए दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने नगर निकाय प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। 16 नगर पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जो है वो कांग्रेस द्वारा जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। पहले 48 नामों का ऐलान जो है वो किया गया था, 48 नाम घोषित किए गए थे। तो वहीं अब अगर बात की जाए, दूसरी सूची भी देर रात जारी कर दी गई कांग्रेस द्वारा, जिसमें 16 नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है, जो दूसरी सूची जारी की गई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी और किस बिना पर ये प्रत्याशी चयन किए गए हैं? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने नगर पालिका और नगर पंचायतों को लेकर के अपने पत्ते खोल दिए हैं और प्रत्याशियों की घोषणा दोनों ही दलों ने कर दिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने पहली सूची में करीब 48 नामों की घोषणा की थी, जो नगर पालिका और नगर पंचायतों को मिला करके। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की और दूसरी सूची में भी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के कैंडिडेटों को जो है वो घोषित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ऐसे में जो दूसरी सूची आई है, इसमें पूरा जो है सामंजस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिठाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी जो है पार्टी में बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अभी तक कल की भी बात की जाए तो टिकट को लेकर के कई दावेदार जो है वो धरने पर भी कांग्रेस मुख्यालय में बैठे, कई जगहों पर इस तरीके की सोशल मीडिया पर भी तमाम चीजें जो है कांग्रेस के नेता डाल रहे हैं। तो टिकटों पर नाराजगी कहीं ना कहीं जो है। लेकिन ऐसे में जो दूसरी सूची आई है, दूसरी सूची में सामंजस्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिठाया गया है और ये सूची जो है वो जारी की गई है और तमाम नामों पर जो है वो सहमति बनाई गई है। बीते कल भी जो है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर बैठक हुई, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे, उसके बाद ये सूची जारी हुई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मेयर पद को लेकर के भी 3 जगहों पर अपने श्रीनगर, हल्द्वानी और जो है काशीपुर में अपने पत्ते खोल दिए हैं। और लेकिन अभी और नगर निकाय जो है, नगर निगमों में मेयर पद को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अभी जो है दोनों ही दलों ने पार्षदों की भी सूची जारी कर दी है, नगर पालिका नगर पंचायतों की। लेकिन जो पूरा दोनों ही दलों को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, तो असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है वो मेयर पद को लेकर के सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति दोनों ही दलों में बनी हुई है। और दोनों ही दल काफी, या तो यूं कहा जाए, जिस तरीके से देरी हो रही है कि एक दूसरे का इंतजार भी दोनों ही दल कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 3 मेयर पद के कैंडिडेट की अपनी घोषणा की है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है कि आज जो है वो मेयर पद की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी भी जो है आज मेयर पद की घोषणा कर सकती है, क्योंकि नामांकन की तिथि जो है वो समाप्त होने को है। कल का दिन बस शेष रह चुका है। तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ही अपने जो है प्रत्याशियों की घोषणा आज कर देगी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नगर पंचायतों में देखा जाए तो हरिद्वार
जिले की जो कई नगर पंचायतें हैं, चाहे वो कानपुर की बात करें या फिर मंगलौर की बात करें, तो इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट 2 से 3 नगर पंचायतों में नहीं उतारे। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वहां पर जो भी कैंडिडेट होगा, जो लड़ेगा चुनाव, दूसरे निर्दलीय लड़ेगा, उसको जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से तमाम अब सियासत हो रही है और ऐसे में अब कब तक आगे आने वाले समय में जो प्रत्याशी मेयर पद को है, उसको लेकर कब तक दोनों ही दल अपने पत्ते खोलते हैं, कब तक आगे किस तरीके से प्रचार प्रसार होता है, जो मनमुटाव की स्थिति दोनों ही दलों में बनी हुई है, उसमें किस तरीके से सामंजस्य दिखाया जाता है, या जो बगावत के सुर हैं वो और तेज होते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। जी, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां शिव मंदिर के पास हादसे का एक कार शिकार हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर राजपुर थाना पुलिस पहुंच गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। राजस्थान के गंगानगर के रहने वाले ये कार सवार हैं जो घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक कार हादसे का शिकार हो गई है शिव मंदिर देहरादून के पास, जहां पर ये तीनों युवक जो हैं वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जो देहरादून पहुंचे थे और यहां पर उनकी गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो गई। वहीं राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। वहीं एसएसपी देहरादून ने भी मौके का मुआयना किया है। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे इस हादसे के बारे में, क्या वजह सामने आ रही है हादसे के पीछे? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, राजपुर थाना क्षेत्र में एक जो है सड़क हादसा हुआ है और कोठाल गेट के आगे शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास एक कार का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग वो घायल हुए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर के तुरंत जैसी सूचना मिली, राजपुर पुलिस वहां पर पहुंची और लोगों को, उन्हें तीनों को जो है वो रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है और हालत भी सामान्य जो है वो बताई जा रही है। लेकिन जो वजह सामने निकल कर आ रही है प्रथम दृष्टिया, उसमें माना जा रहा है कि एक जो काफिला था, काफिले की गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में जो है ये हादसा हुआ है। और इस तरीके का, क्योंकि वहां पर जो मोड़ है वो काफी शार्प मोड़ है, तो उस वजह से जो है ये हादसा हुआ है और गाड़ी का बैलेंस नहीं बना और जिस वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। तो ऐसे में इसको लेकर अभी जांच भी हो रही है कि और क्या कुछ मुख्य कारण इस हादसे के हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार इसकी जांच कर रही है और ऐसे में जो घायल है उन्हें दून अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और उनकी हालत भी जो है फिलहाल डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं और ऐसे में हालत अभी सामान्य जो है वो बताई जा रही है। अच्छा, अमूमन हमने देखा है कि जो प्लेन क्षेत्र से अन्य राज्यों से लोग आते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होते पहाड़ों पर गाड़ी चलाने को लेकर, वो ओवरटेक करने के चलते हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में न्यू ईयर भी है जहां तमाम पर्यटक पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम पुलिस कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी हो या अन्य क्षेत्रों में हो। इस तरीके से जो ओवरटेक के माध्यम से या फिर अन्य कारण भी जो है हादसे के होते हैं, तो ऐसे इस तरीके के तमाम हादसे होते हैं। लेकिन ऐसे में न्यू ईयर भी है और मसूरी धनोल्टी की बात करी जाए तो बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, बर्फबारी भी जो है हो रही है, तो ऐसे में वहां पर भी वाहन फिसलने का खतरा काफी ज्यादा बना रहता है। तो ऐसे में पुलिस के द्वारा फोर्स भी लगाई गई है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी तमाम पुख्ता इंतजाम का दावा जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। उसी के साथ साथ ही तमाम तैयारियां जो है वो न्यू ईयर को लेकर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। देहरादून के राजभवन में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। शिष्टाचार ये भेंट थी जिसमें चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी उनके द्वारा साझा की गई है और उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को जो है वो प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी की ओर से लोहाघाट नगर पालिका में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद गोविंद वर्मा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नितेश डांगर
के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, चुनाव प्रभारी शंकर दत्त पांडे, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष सुभाष बगोली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश मेहता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा ने नगर की जनता से इस बार भी अपना प्यार और आशीर्वाद देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नगर की समस्याओं का प्रमुखता से समाधान किया जाएगा। निकाय के चुनाव इस जनपद के होंगे और मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के ही प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया होगा और हमारे निकाय के चारों प्रत्याशियों की जो घोषणा की उसमें नगर पंचायत बनबसा, टनकपुर नगर पालिका, चंपावत नगर पालिका और लोहाघाट नगर पालिका, तो उनका जो आदेश दिया गया है, जो उनका निर्णय है, उसको सर्वमान्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन सीटों को जिताने के लिए और आदरणीय सीएम साहब की झोली में डालने के लिए बिल्कुल तन मन धन से प्रयासरत रहेगा। प्रणाम करना चाहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपना आशीर्वाद और सहयोग विगत 5 वर्षों में बनाए रखा, तो मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है इन 5 वर्षों में भी उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा मुझे। और मैं नगर की सेवा एक सेवक के रूप में करना चाहूँगा। जिस प्रकार से 5 वर्षों में मैंने एक सेवक के रूप में नगर की सेवा की है, इसी प्रकार आने वाले वर्षों में अगर जनता मुझे आशीर्वाद अपना पूर्ण बहुमत, मुझे विश्वास है पूर्ण बहुमत देगी। करेंगे खबरों का। निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए बैंकों में अलग से खाता खोलना होगा। बैंक खाता उम्मीदवार अपने नाम या अपने एजेंट के साथ संयुक्त नाम से नामांकन के एक दिन पहले तक ही अकाउंट खोल सकते हैं ताकि नगद निकासी की मॉनिटरिंग की जा सके। इसी क्रम में नैनीताल के स्टेट बैंक में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। अब तक तकरीबन 30 प्रत्याशियों ने बैंक में अपने खाते खुलवाए हैं। हमारे पास खाते तो होते ही हैं, आजकल हर लेडी के पास भी खाते होते हैं। ये नहीं है कि कोई नया खाता खोलना है, ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा हमें तो पता लग गया कि खाता खोलना है नया करके। जो लोग कल गए हैं वहाँ नॉमिनेशन के लिए, उन्हें इतनी परेशानी हुई, वो यहाँ आए, बैंक में दौड़े, उसके बाद वहाँ गए और कई लोगों के तो कल नॉमिनेशन हो भी नहीं पाए इस चक्कर में। ये पता नहीं नई नीति क्यों निकाल दी इस साल, मेरे समझ में नहीं आ रहा। एज़ पर गवर्नमेंट जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, ये 2 दिन के लिए, क्योंकि आज और कल 28 और 29 के लिए ब्रांचेस खुली हुई हैं जिसमें सारे ही उम्मीदवारों के खाते खुलने हैं जो कि उनको अपने डिक्लेरेशन में देने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ सारे ही उम्मीदवारों के खाते खोल रहे हैं। प्रेजेंटली हम अराउंड 30 खाते खोल चुके हैं और लगभग 60-70 खाते एज़ पर कैंडिडेचर हम खोलेंगे, जिसके लिए हम कल। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब तक नगर में 901 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है। हालांकि वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन अधिकारी जय भारत ने बताया कि उम्मीदवारों की मदद के लिए 4 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। आज अभी तक नगर निगम अध्यक्ष और पार्षदों के कुल 901 नॉमिनेशन फॉर्म का विक्रय हो चुका है और जो नगर अध्यक्ष हैं उनका कोई भी नामांकन पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो कक्ष हैं, आपको ज्ञात है कि नगर निगम देहरादून में 100 वार्ड हैं, उनमें से 6 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए अलग आरोप हैं। मैं टोटल आपको पूरे नगर निगम देहरादून की बात बता रहा हूं। और जो नगर निगम देहरादून में अध्यक्ष के जो नामांकन पत्र हैं वो अभी तक 30 विक्रय हो चुके हैं। कल 17 हुए थे, आज 13 हुए हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने सीमान नगर पालिका ज्योतिर्मठ सीट के लिए अध्यक्ष समेत सभी 9 वार्डों के सभासद प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। बीजेपी ने जहां इस बार नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष पद के लिए सुषमा डिमरी को प्रत्याशी नामित करते हुए टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अध्यक्ष पद की इस हॉट सीट के लिए देवेश्वरी शाह का नाम फाइनल किया है। इधर कांग्रेस की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी देवेश्वरी शाह ने कहा कि भूधसा प्रभावित नगर क्षेत्र की जनता के सुख दुख समेत क्षेत्र के हित में वो हमेशा तत्परता से जुड़ी रही हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी।
कि मेरे को कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और अपने जोशीमठ के लिए जो कुछ बनता है, जोशीमठ का स्थायीकरण है, भूदशाओं से प्रभावित जोशीमठ की जनता जितनी परेशान हो गए, उसका स्थायीकरण के लिए मैं तत्पर रहूँगी। और जोशीमठ की छोटी मोटी समस्या जो भी होगी, उनके साथ हर लड़ाई में साथ खड़े रहूँगी, रह के आई हूँ और तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणाएं तमाम दल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ पर ज्योतिर्मठ में भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। और संजय कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष पद के लिए जो नाम फाइनल किए गए, चाहे बीजेपी और कांग्रेस हो, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? दिव्या जी, देखिए सीमांत की जो ये नगर पालिका चर्चित नगर पालिका थे, क्योंकि लगभग जो सूबे के सभी नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के जो लिस्ट थी भाजपा उनकी कार्यकर्ताओं की, तो वो आ चुकी थी। लेकिन इस सीट पे जो है काफी गर्मागर्मी चल रही थी। तो अब जबकि जो सुषमा डिमरी है अध्यक्ष पद की ओबीसी महिला सीट से जोशीमठ नगर पालिका की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से घोषित कर दी गई। साथ ही जो 9 वार्ड हैं उनके सभासदों की भी नामावली जो है बीजेपी ने जारी कर दिया। इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जो देवेश्वरी शाह जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। और जो 2 बड़े दल हैं भाजपा और कांग्रेस, उन्होंने जो है अब जो प्रचार है सीमांत में जो खिली धूप हो रही है, तो खिली धूप के साथ जो है लगभग चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी नामांकन करने के लिए दोनों दलों के जो प्रत्याशी है वो नहीं गए, लेकिन जिस तरह से देर से ही सही लेकिन नामों की घोषणा हो गई है, तो अब जो भूदशाओं प्रभावित ये ज्योतिर्मठ क्षेत्र है, इसको लेकर के जो ये जिनको टिकट दिया गया है जिन भी प्रत्याशियों को, तो नगर क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई है कि अब किस तरह के लुभावने और सुहावने वादे किए जाएंगे और इन वादों पे कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे जो नए उम्मीदवार हैं। और जो सर्द हवाएं और जो ठंडी बयार चल रही है क्षेत्र में, उसको लेकर के नगर पालिका का जो चुनाव है उसने गर्माहट काफी पैदा कर दिया है। जी अच्छा संजय, काफी चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस के लिए, खासतौर पर सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियां पहले उत्पन्न हुई हैं उनमें समाधान के लिए लोग अभी प्रयासरत है। ऐसे में क्या धरातल पर तस्वीर नजर आ रही है जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनकी? दिव्या जी, जाहिर सी बात है सीमांत का ये छोटा सा नगर पालिका क्षेत्र है और लगभग 7,500 इसमें यहाँ मतदाता है और 9 वार्डों में ये विभाजित है। और इसमें अधिकतर वार्ड जो है भूदशा प्रभावित रहे हैं। यहाँ पे काफी आपदा प्रभावित का कार्य जो है पुनर्निर्माण और ये जो अन्य कार्य होते हैं संबंधित कार्य जो होना यहाँ पे बाकी है। और जो सरकार सहित प्रदेश सरकार, राज्य सरकार हालांकि पूरी तरह जो है जो आपदा प्रबंधन के लिए और इनके पुनर्निर्माण कार्यों के लिए संजीदा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब यहाँ पे कार्य शुरू नहीं हो पाए तो लोगों में एक बंद जो है गुस्सा नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो सीमांत की जो चर्चित सीट थी, पहले इसको सामान्य महिला के लिए रखा गया था, इसके बाद अचानक इसको ओबीसी महिला कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये मुद्दा भी जो है काफी गरमा रहा है कि आखिर वो क्या वजह थी कि इसको पहले ओबीसी जो सामान्य सीट महिला किया गया, उसके बाद जो है ओबीसी महिला सीट किया गया। अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी उम्मीदवार है, जो विपक्ष है, वो कितना जो है इस मुद्दे को भुना करके जो है नगर पालिका चुनाव में इसका फायदा उठाता है। जी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन चुनौतियां दोनों ही प्रत्याशियों के सामने है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और जो भू धसाव की घटनाएं पहले हुई है उसका समाधान लोग चाह रहे हैं। अब कौन दल कितना साथ इनका देता है ये आने वाला वक्त बताएगा।
कांग्रेस की मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने हल्द्वानी पहुंचकर गोलजू देवता मंदिर में दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ललित जोशी ने कहा कि उन्हें युवाओं और महिलाओं का साथ मिल रहा है, जिससे वो खुश हैं। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या विकास किया है, ये जनता जानती है। उन्होंने कहा कि रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने का वो काम करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ अभी नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं गोलजू दरबार में हूँ, तो राजनीतिक कोई बात नहीं कहना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस शहर को बदलने का मेरा मन है। अब वो क्या है, आपको बहुत जल्दी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जब भी शायद मेरे ख्याल से 24 घंटे के भीतर ही, तब मैं गोलजू महाराज के दरबार में आए, क्या मांगे गोलजू महाराज? बस इतना कहता हूँ, देखिए मैं बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आता हूँ, बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आता, तो जो भी मिला है ये प्रभु ये दरबार में, ये भगवान ये हैं देने वाले, हमारे नीम करोड़ी महाराज जी हैं देने वाले। बस इतना जान लीजिए कि बहुत सी चीज़ें जो पिछले 15-20 दिन में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, वो सारे घटनाक्रमों के पीछे यही भगवान प्रभु हमारे आराध्य गोलजू हमारे नीम करोड़ी महाराज जी का आशीर्वाद। और उत्तराखंड लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।